अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान और मैं हूं ज़ुहैब हसन। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे हैं। आज शो में एक अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे जिसके बैनुल-अक़वामी दुनिया पर, इस खित्ते पर, पाकिस्तान पर, अरब दुनिया पर जो असरात मुरत्तब होंगे उससे मुताल्लिक़ भी बात होगी। लेकिन ये ख़बर क्या है और इसकी अहमियत क्या है, पहले इससे मुताल्लिक़ आपको बताएं कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कल होने वाले अमन मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता के लिए एक तारीख़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ अरब ममालिक समेत कई मगरबी ममालिक ने अमरीका की सालिसी में होने वाले इस मुआहदे को खुशाइंद करार दिया है, मगर फ़लस्तीन में इस मुआहदे पर काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। फ़लस्तीन की दोनों बड़ी तंजीमें हमास और अल-फतह ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए इसे फ़लस्तीनी अवाम के साथ धोखा करार दिया है, जबकि फ़लस्तीन ने आज मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है। इसके अलावा तुर्की और ईरान ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान ये सिफारती, सियासी और तिजारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के इक़दाम की मज़म्मत की है। तुर्की ने इस मसला को मसला फ़लस्तीन से धोखाधड़ी करार दिया है। ईरान ने इस इक़दाम को अहमक़ाना हिकमत अमली करार दिया है, जबकि दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने इस इक़दाम की ये कहकर हिमायत की है कि कोई भी डील या इक़दाम जो मशरिक़ वुस्ता को अमन की जानिब लेकर जाएगा वो इस इक़दाम की हिमायत करते हैं। इस तरह बहरीन, ओमान, उर्दून, मिस्र समेत दीगर अरब ममालिक ने भी इस डील को इस हवाले से खुशाइंद करार दिया है कि इसके बाद इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों में ख़ास तौर पर मगरबी किनारे को अपने अंदर जम करने की कोशिशों से बाज आएगा और अलहदा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी मुमकिन होगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि अभी तक इस मुआहदे पर सऊदी अरब का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका दोनों का करीबी इत्तेहादी है, मगर उसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने के बाद सऊदी अरब का फैसला अहम होगा कि वो क्या इस सिलसिले में फैसला करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और इसराइल के दरमियान पीस डील ने सऊदी अरब को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है और अब उस पर मजीद दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो भी यूएई की तरह इसराइल को तस्लीम करे, मगर ये इक़दाम दुनिया भर में मौजूद उन मुसलमानों के जज्बात को गहरी चोट पहुंचा सकता है जो सऊदी अरब को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का सबसे बड़ा दाई समझते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब भी बिलाखिर इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लेगा, मगर यह फैसला आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा और वली अहद मोहम्मद सलमान के इक़्तिदार संभालते ही इसमें मजीद तेजी आ जाएगी। इसी तरह अरब न्यूज़ में शाया मजमून में भी एक यहूदी मुसन्निफ ने यह दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से ताल्लुकात कायम करना सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ये बात वसूख से कह सकते हैं कि इस साल के आखिर तक एक और खलीजी मुल्क इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर देगा। याद रहे यहाँ पर यह बात कि अब तक अरब रियासतों में सिर्फ मिस्र और उर्दून के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम है, जबकि दीगर अरब रियासतों के इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने की पहली बाज़ाब्ता कोशिश 2002 में हुई थी, जबकि उन रियासतों ने अरब पीस प्लान के तहत इसराइल को इस शर्त पर तस्लीम करने की हामी भरी थी कि इसराइल 1967 की सरहदों पर वापस जाएगा और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का भी यकीन दिलाया जाएगा। मगर 18 साल गुजरने के बाद भी ना इसराइल अपने अज़ाइम से पीछे हटा, ना अरब रियासतों के इसराइल से ताल्लुकात कायम हुए, मगर अब अरब पीस प्लान से हटकर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, जिसकी वजह से उसके इस इक़दाम पर कई सवालात भी उठ रहे हैं। दूसरी तरफ ये मसला भी अमरीका की सालिसी में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान जो अमन मुआहदा तय पाया है, उसका अहम नुक्ता यह है कि इस मुआहदे के बाद इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों में मजीद आबादकारियाँ नहीं करेगा, मगर इस डील का ऐलान होने के चंद घंटों बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू, उनका यह कहना है कि सिर्फ वक्ती तौर पर वेस्ट बैंक के इलाकों को इसराइल में जम करने के फैसले से पीछे हटे हैं, मगर इस ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर ज़्यादा देर के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मुआहदे के मशरिक़ वुस्ता की सियासत और खित्ते के उन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इन मामलों पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब और साबिक़ सिफारतकार अब्दुल बासित साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले अब्दुल बासित साहब, आपसे ये सवाल है कि ये एक पीस डील इसको कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी इसको पीस डील कह रहे हैं। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएई जैसा मुल्क जो कि बिल्कुल भी इसराइल की हैसियत तस्लीम नहीं करता, वो इसराइल की हैसियत तस्लीम कर लेता है और फिर एक मुआहदा भी हो जाता है। तो अब इससे फ़लस्तीन का जो कॉज है, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, आपको पता है हालात क्या हैं,
तो उसको कितना नुकसान पहुंचेगा और क्या वो ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा या नहीं? अरब वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर लेगी अब कि इसराइल एक एंटिटी है और उससे सिफारतकारी भी और दीगर मामलात भी आगे बढ़ाने हैं? अब्दुल वाजिद साहब, देखिए, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, 193 ममालिक में से 163 ममालिक ने तो ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन भारत जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें अभी भी कुछ खदशात हैं और ये भी पाकिस्तान के भी खदशात रहे हैं, क्योंकि हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहा है फ़लस्तीन के मामले में हो या कश्मीर के मामले में हो, और मैं समझता हूँ कि हमें उसी असूली मौक़िफ़ पे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ा अहम है, क्योंकि बहुत सी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं कि यूएई ने अब कर लिया तो अब हमें भी कर लेना चाहिए, इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनी कॉज को यकीनन नुकसान तो पहुँचा है, लेकिन अभी देखना बहरहाल ये है, क्योंकि जो रोड मैप बनेगा यूएई और इसराइल के दरमियान उसमें क्या क्या नुकात हैं। मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने जो मगरबी किनारे की एनेक्सेशन है उसको फ़िलहाल सस्पेंड किया है, उसको अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया। अब देखना ये भी है कि आया यूएई की जो एम्बेसी है अगर अगले 4-5 में इस्टेब्लिश होती है, वो तल अवीव में होती है, जेरूसलम में होती है, कहाँ उसको रखा जाता है, तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं। अमजद साहब, ये कहिएगा कि जैसे अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जैसे तैयब अर्दोगान का रिएक्शन आया, वो बड़ा उन्होंने कहा कि ये एक मुनाफिकाना सी डील लगती है और वो ये कहते हैं कि जो अरब पीस डील थी उसी को कंटिन्यू किया जाता है, जिसका खास जो नुक्ता है वो यही है कि कंप्लीट रिट्रीट करेगा, यानी इसराइल जितना भी कब्जा किया हुआ है उससे वो कब्जा ख़त्म करेगा और फिर मामला आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह महमूद अब्बास ने भी और फिर हमास का भी रिएक्शन आया। तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, क्योंकि तुर्की से हमारे ताल्लुकात को देखा जाए, फिर रशिया भी है, तो खित्ते पर तो इसके असरात पड़ेंगे और सऊदी अरब से भी, यूएई से भी ताल्लुकात हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे लिए 3 नुकात हैं जो कि बड़े अहम है और हमें ज़हन में रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हमारा ये मौक़िफ़ था तो क्या ये असूली मौक़िफ़ है? अगर हम किसी असूल की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, जो कि है असूल की बुनियाद पे बात हम करते रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने असूली मौक़िफ़ को उसी पे कायम रहें, इसलिए कि ये असूल था, ये कोई वक्ती हमारे मुफादात की बात नहीं थी। दूसरा ये है कि फ़ैसला जब भी करना हो, आपको तमाम कवायद और हालात देखते हुए अपने मुल्क के बेहतरीन मुफाद में करना चाहिए। और तीसरा नुक्ता ये है कि जब भी कभी फैसला कोई किया जाए, आप रिकॉग्नाइज करें ना करें, दोनों सूरतों में ये एक हमारा मुत्तफिका कौमी फैसला होना चाहिए। इसके ऊपर अगर इख्तलाफात हों तो फिर आपको इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, और वो पार्लियामेंट है आपकी। यह कि यहाँ पाकिस्तान में दोनों तरह की आर्गूमेंट्स मौजूद हैं। एक तो यही असूली मौक़िफ़ है हमारा कि जनाब फ़लस्तीन एक ऐसा मसला है जहाँ पे इजराइल बड़े जुल्म कर रहा है, और आपकी रिकग्निशन जो है वो अगर कर भी ले कोई, तो ना अरबों की ज़मीनें वापस हुई, ना फ़लस्तीनियों पे जुल्म रुका। लिहाजा पाकिस्तान में भी एक और सोच भी है। लोग ये बात करते हैं कि जनाब हमने अगर 70-72 साल इनको रिकग्नाइज नहीं किया इसराइल को, तो हमने कौन सा फ़लस्तीन का मसला हल करा दिया। हो सकता है कि ये जो अरब मुल्क अभी उनको तस्लीम कर रहे हैं, ये कोई बातचीत मुज़ाकरात, कोई उनके साथ अगर कोई खुल जाता आपका दरवाजा एक अंदर आने जाने का, तो हो सकता है कि कोई आप इजराइल को कायली कर लें इस काम पे कि जनाब फ़लस्तीनियों के साथ ये जुल्म ना करें, क्योंकि उसको ना रिकॉग्नाइज करके तो आप नहीं कर सके ये चीज़। इसका जवाब दीजिए। कॉमन एनिमी तो वो है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक ब्लॉक बनता दिखाई दे रहा था, पाकिस्तान का जो ब्लॉक बन रहा था तुर्की के साथ, और फिर चाइना भी इसमें आ रहा था, और फिर मलेशिया भी उसको एक, तो क्या इस ब्लॉक को भी नुकसान पहुंचेगा कॉमन एनिमी को अगर साइड पे भी रख दिया जाए तो? क्योंकि अमेरिका की सोच को जरा एनालाइज कीजिए। ये तो ब्लॉक तो हमारे ख्यालात में था ना, ब्लॉक तो बना ही नहीं। कहाँ ब्लॉक बना? आपने कोई नाम रखा उसका? ये एक कॉन्फ्रेंस हुई कोलालमपुर में, और इन एनी केस चाइना इसमें कहां से आ गया? ये तो इस्लामी ममालिक का था जी। और चाइना जो है वो खुद, अब चाइना एक न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह इंस्टॉल कर रहा है सऊदी अरेबिया में, उसने सऊदी अरेबिया से अपने इंडिपेंडेंट ताल्लुकात रख लिए हैं। चाइना ये 25 साल का एग्रीमेंट कर रहा है, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ईरान के साथ, उसने वहां पे पांव रख लिए। तो चाइना तो खुद अपने तौर पे इस्लामी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो उस लिहाज से चाइना इंडिपेंडेंटली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसके अपने अज़ाइम। लेकिन पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है,
वो एक कॉन्फ्रेंस थी कुलालमपुर की जिसमें हम गए भी नहीं, तो ब्लॉक तो बड़ी दूर की बात है, कोई ऐसा ब्लॉक बनाने वाला तो किस्सा नहीं। लेकिन हमारे दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो इन ममालिक के साथ बड़े गहरे हैं। टर्की के साथ हैं, मलेशिया के साथ हैं, आपके ईरान है, ईरान के साथ भी हमें रखना जरूरत है, हमारा हमसाया है, मुसलमान मुल्क है। तो लेकिन ये नहीं कि अगर ईरान की और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी है तो हम किसी के साथ दुश्मनी के हिस्सा बन जाएंगे, वो तो नहीं है। हमारे दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। अब ये एक टाइट रोप है या फिर आसान होगा मामला सिफारती तौर पर पाकिस्तान के लिए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और अब्दुल बासित साहब से बात करेंगे, अमजद शोएब साहब से भी मजीद बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं नहीं जाइएगा।